यार सर आया ही नहीं है तो आवाज किस तरह आएगा? नहीं स्लाइड इधर मैं आया हूँ जनाब, वो मैं मूड था। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सर खैर खैरियत है सर आप सब माइक म्यूट है सर सर आप बड़े अच्छे मूड में लग रहे हो। बिल्कुल ज़ाहिर है, आपको नजर आ रहा है मेरा काम है इलेक्ट्रॉनिक की। यस सर सर Yes, गेम sir. बेहतर हम कह रहे थे कि सर की आवाज नहीं आ रही। अच्छा जनाब, तो अब ये हैं कि Yes, ये नौजवान कौन है? सर क्विज बहुत लेंथी था सर। मुश्किल था ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो हो गया ना। सर। वो ये नया मुश्किल टॉपिक मुश्किल चीज जब गुजर जाती है तो उसको भूल जाते हैं। चेक हो गया सर। अच्छा चले जी, बस शुरू करते हैं। मैं हमारे पास शायद लोग हैं, बहुत तो नहीं लेकिन हैं। सर ये नया टॉपिक है। ये नया टॉपिक है, ये नया और तकरीबन आखिरी टॉपिक है। शुक्र है सर। तो ये ज़रा गौर करें कि ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये वाला ये सब कर लेता हूँ। ये एक मिनट में चले। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये वाला एयर पोल्यूशन, तो इसकी 3 क्लासें होंगी। आज पहली क्लास है। कल जो है वो 2:30 में नहीं होगा, 2:30 पे। तो इंजीनियर इमरान अब्बास जो है वो आपकी क्लास लेगा। एग्जैक्टली सब कुछ वही चीज़ होगी जो मैं कर रहा हूँ। सर अब मेरी जगह पर वो बैठेगा, वो आपको एक लिंक भेजेगा और उस लिंक से पता चलेगा आपको कि आपको क्या अटेंड करना है, किस वक्त करना है। तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर दूँ कि कल आई विल नॉट बी अवेलेबल एट 2:30। सो इंजीनियर इमरान अब्बास विल टेक योर क्लास। ये आपका एक सवाल हो तो बता दें, नहीं है कोई सवाल नहीं। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है जी, आप चलिए शुरू करते हैं। वो ये कि ज़ाहिर है कि अभी तक हम बात कर रहे थे कि कोयले को जब हम जला लेते हैं और तेल को और नेचुरल गैस को, तो इससे हवा में गंदगी पैदा हो जाती है। और टिपिकल गंदगियां जो हैं वो ओजोन का प्रोडक्शन है जो पैदा हो जाता है, जो ख़तरनाक है। एसिड रेन है, मुख्तलिफ़ किस्म के एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनते हैं जो कि ख़तरनाक हैं। और भी चीज़ें हैं जो कि ख़तरनाक हैं। मसला ये है कि सब लोग एनवायरनमेंट की बात तो करते हैं, लेकिन जब एटमॉस्फेयर में केमिकल रिएक्शन चलती रहती हैं, और ये केमिकल रिएक्शन ऐसी हैं जो अच्छे कंपाउंड भी बनाते हैं और बुरे भी बनाते हैं। यानी वो भी बनाते हैं जो आखिरकार एनवायरनमेंट को ख़राब करती हैं। तो इनके बारे में मालूमात कम होती हैं। तो आपके मालूमात में हम इजाफ़ा करना चाहते हैं। हम उन केमिकल रिएक्शन का जिक्र करेंगे जो एटमॉस्फेयर में एसिड रेन पैदा कर रहा हो, या उसमें बाकी क्या चीज़ होती है। आप भी बताया करें कि बाकी क्या चीज़, कौन सी चीज़ है जो कि आप सुनते रहते हैं कि ये एटमॉस्फेयर में नहीं होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग है, एसिड रेन का, खासकर एसिडिक नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का जिक्र आता है। फ्लोरोकार्बन, CFC कार्बन मोनोऑक्साइड का जिक्र आता है कि टॉक्सिक गैस है, तो ये भी एक किस्म का पोल्यूटेंट है। पार्टिकुलेट मैटर PM, पार्टिकुलेट मैटर जो डस्ट वगैरह हैं जो लोग इनहेल करते हैं तो उनको बीमारियां लग जाती हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं जिसके पीछे केमिकल रिएक्शंस हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो केमिकल रिएक्शन से आशनास कराएं। तो अच्छा,
अब आप कहेंगे कि जब पोल्यूशन हो रहा है तो सिर्फ एयर का तो नहीं हो रहा ना, वो तो लैंड का भी हो रहा है, वाटर का भी हो रहा है। लेकिन ये कोर्स जो है ये इतना लंबा नहीं है, लिहाजा हम इसमें लैंड और वाटर का जो पोल्यूशन हो रहा है उसका जिक्र नहीं करते, हालांकि वो बहुत भी अहम है। सबसे ज़्यादा अहम एयर पोल्यूशन है। वो इसलिए कि एयर जो है ये एक मोबाइल फेज है। मसलन अगर चाइनीज़ एयर को पोल्यूट करें तो उसका असर आखिरकार अमेरिका पे पड़ जाता है। अमेरिका अगर पोल्यूशन करे तो उसका आखिरकार पाकिस्तान पे असर पड़ जाता है, हमारा इंडिया पे, और इंडिया हमारा असर पड़ता है। ये एयर पोल्यूशन की वजह से होता है। तो लिहाजा ये ग्लोबल मसाइल है पैदा कर लेता है, यानी एयर पोल्यूशन ये ग्लोबल मसाइल पैदा कर लेता है। तो वो जो ग्लोबल मसाइल हैं उसमें ओजोन का प्रोडक्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन, पार्टिकुलेट मैटर, एसिड रेन वगैरह ये सब चीज़ें आ जाती हैं उसमें। तो इसके पीछे जो केमिकल रिएक्शन हैं वो हम आपको बता देंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब आप ये देखें, ये जो केमिकल रिएक्शन है, ये वाला, हाँ ये मैं उल्टा हाथ से बैठा हूँ तो बड़ा यही तो होगा, ये वाला जी जनाब। ये इसका ये कि हवा में ये चीज़ बनती रहती है, और इसको क्या कहते हैं, इसका आपने नाम कभी सुना है? ये क्या चीज़ है ये वाला? क्या बता रहे आप में से कोई बता दे किसका कि हाइड्रोक्साइड। ये हाइड्रोक्साइड नहीं है। वो इसलिए नहीं कि हाइड्रोक्साइड के ऊपर माइनस चार्ज होता है और ये इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो लिहाजा ये हाइड्रोक्साइड नहीं है बल्कि हाइड्रोक्सिल रेडिकल है। और ये कि देखें ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 9 बन जाते हैं। 9 के पेयर नहीं बनते तो एक अनपेयर्ड रह जाता है, लिहाजा इसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। ये फ्री रेडिकल हवा में बनता रहता है। अब अगर फ़र्ज करें आप गाड़ी चला रहे हैं या आग जला रहे हैं और उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड आपने पैदा कर दिया, ये गैस की शक्ल में एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेते हैं और ये चीज़ बन जाती है। अब आप ये देखें सर जी जनाब, यह डाइऑक्साइड एयर में होता है? एयर की बात में कहा, ये सारा कुछ जो हम डिस्कस करें ये एयर के हवाले से करें कि एयर में। सर तो ये कहाँ से आता है हाइड्रोक्साइड एयर में? मैंने बता तो दिया ना कि अभी जल्दी हम आपको बता देंगे दूसरी क्लास में कि ये OH कहाँ से आता है, लेकिन आप इस वक्त ज्यूम करें कि ये कंस्टिट्यूएंट है एटमॉस्फेयर का, ठीक है? यस सर, बिल्कुल। अच्छा, तो ये तो मैं ये कहने वाला था कि ये रिएक्शन हो गया। आप हैरान हो जाएंगे कि कई एनवायरनमेंट के लोग हैं जिनसे मैंने पूछा इसी रिएक्शन का, उनको पता नहीं था। तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ हवा में बन जाती है, ये चीज़ जो है हम उसको डंप कर लेते हैं जब हम फ्यूल जलाते हैं, तो दोनों आपस में रिएक्शन करके एटमॉस्फेयर में ये चीज़ बन जाता है। सब कुछ एटमॉस्फेयर में होता रहता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये हम देखें कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो ये टॉक्सिक गैस है, ये आप लिख के साथ, तो इस रिएक्शन ने टॉक्सिक गैस को नॉन टॉक्सिक गैस में कन्वर्ट कर दिया, तो ये एक अच्छाई है। दूसरा जो है ये रेन इनसॉल्युबल है, अगर रेन हो तो ये एटमॉस्फेयर से नीचे नहीं जाएगा बल्कि ये एटमॉस्फेयर ही में रहेगा, जबकि ये रेन सॉल्युबल है तो ये रिमूव हो जाएगा। तो इसी रिएक्शन ने क्या कर दिया कि एक इनसॉल्युबल चीज़ को सॉल्युबल में कन्वर्ट कर दिया, तो ये दूसरी अच्छी बात है कि ये हो गई। और तीसरी अच्छी बात ये है कि जब ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है तो ये प्लांट के लिए फूड बन जाता है एटमॉस्फेयर में। आपको पता है कि प्लांट जो है वो हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड खींचता है और फूड बनता रहता है, तो ये फूड भी बनता जा रहा है। ये 3 इसकी खूबियाँ हैं इस छोटे से रिएक्शन की। लेकिन इसकी एक और चीज़ जो है वो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड आखिरकार एटमॉस्फेयर में जमा होता रहता है। अगर प्लांट्स इसको न खाएं तो फिर ये ग्लोबल वार्मिंग कॉज करेगा, तो ये उसके डिसएडवांटेज में आ सकता है। हम आपसे कह सकते हैं कि राइट द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्साइड रेडिकल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड
एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो ये छोटा सा क्वेश्चन हो सकता है, तो ये जरा आप ख्याल रखें। अच्छा, तो लेकिन केमिस्ट्री से जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये ज़रा आप गौर से देखें, ये वाला मैं ये कर रहा हूँ पॉइंट ऑप्शन, और ये कि ये ग्राफ जो आपको क्या बताता है, ये अल्टीट्यूड है, मीनिंग कि आप ऊपर जा रहे हैं आसमान की तरफ 10-20 किलोमीटर के हिसाब से, एल्टीट्यूड इसको कहते हैं, और ये प्रेशर है यहाँ पर। तो ये ग्राफ आपको क्या बताता है, इट शोज यू हाउ प्रेशर ड्रॉप्स एज वी गो अप। तो ये जो है इसके जितना भी करीब हो इतना ये प्रेशर कम है। बाय 50 किलोमीटर almost 99.8% of the pressure has dropped, तो 0.2% रह जाता है। तो हमारे लिहाज से हमारे लिए अहम जो है वो ये कि सिर्फ 50 किलोमीटर तक है, काफ़ी है। इससे ऊपर क्या होता है तो उसको छोड़ें। हमारा काम 50 किलोमीटर तक होगा कि यहाँ से ज़मीन से लेकर 50 किलोमीटर तक जो वाक़यात होते हैं, इसमें ओजोन लेयर भी है, इसमें क्लाउड्स भी हैं, इसमें ट्रांसपोर्टेशन प्लेन्स भी हैं, और बारिशें भी हैं, और सब चीज़ें इसी में हैं, और हम भी इसी में रहते हैं, तो हम इसी का ख्याल रखेंगे। 50 से ऊपर हम जाएंगे नहीं। तो अगर हम आपसे पूछें कि व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ द एटमॉस्फेयर इन द कंटेक्स्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, तो आप कहते हैं 50 किलोमीटर, और ऊपर न जाएं। अच्छा, अब हम यहाँ क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और वो ये है कि शो ग्राफिकली हाउ प्रेशर ड्रॉप्स एज वी गो अप इनटू द एटमॉस्फेयर। तो शो ग्राफिकली हाउ प्रेशर ड्रॉप्स एज वी गो अप टू द इन द एटमॉस्फेयर। ये जनाब सर ये प्रेशर जब हम ऊपर जाते तो कम क्यों होते हैं सर? वो ये कि ग्रेविटेशनल पुल जो ज़मीन का है ये एयर के मालिक्यूल के ऊपर भी होता है, ठीक है। तो यानी जिसका मतलब है कि एयर के मालिक्यूल का भी वज़न होता है। तो जो सबसे नीचे मालिक्यूल होंगे हवा में उन पे ज़्यादा प्रेशर होगा, वो जो ऊपर मालिक्यूल होंगे उस पर कम प्रेशर होगा, यानी लोड होगा। तो जिस पे लोड ज़्यादा होगा उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, जिस पे लोड कम होगा उसका प्रेशर कम होगा। मैंने बात पूरी कर दिया, पूरी नहीं की मैंने, पता नहीं चला। ठीक है सर। अच्छा जी सर। तो जी जनाब। सर प्रेशर का तो साइज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब हाइट किसका? मॉलिक्यूल की हाइट होगी। हाँ हाँ, तो सर इस पर कैसे प्रेशर वो होगा, वेरी करेगा? नहीं अब मैंने आपको ये बता दिया, ये जरा ओहो ये दरअसल क्या मुसीबत है कि इस अच्छा मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो एक बार फिर यहाँ पर तो चलिए ये रेड में देखें, ये मैं बता रहा हूँ कि ये कॉलम है एयर का और ये ज़मीन है। मैं बताऊँ कि ये मालिक्यूल जो हैं, ये मालिक्यूल इसका वज़न है और वो डालता है नीचे वाले। तो फ़र्क आप यहाँ पर एक लेयर ले लें और यहाँ पर एक लेयर ले लें, ठीक है। तो इसके ऊपर कॉलम बहुत लंबा है, ऊपर है ये वाला, यानी ये जो मालिक्यूल हैं इसका वज़न जो है इसको कंप्रेस करता है और करीब लाता है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर ये करीब नहीं लाता, ठीक है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर आप ज़मीन के बिल्कुल करीब हैं तो ये मालिक्यूल जो हैं दे आर कंप्रेस्ड बाय मालिक्यूल फ्रॉम द एयर, ये जो कॉलम है,
और ये इतने कंप्रेस नहीं हो रहे, ये उससे भी कम कंप्रेस होते। जो जो आप ऊपर जाते हैं एयर कॉलम जो है वो कम होता जाता है और कंप्रेशन कम होता रहता है। तो अब आपको पता चला कि मैंने क्या कहा? जी सर। चले, आई होप कि आपको पता चला कि सर? मैंने क्या कहा। जी जनाब। ये हाइड्रोजन सर, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं एयर में? हाइड्रोजन गैस बनता है जी। ये सर सही है, बस क्लियर। और ये जो आप एटम की बात कर रहे हैं ना, यस सर। ये बिल्कुल ये एटम बनते हैं, लेकिन सर ये इतने रिएक्टर हैं कि जो ही ये पैदा हो जाते हैं उस वक्त ये रिएक्शन करके किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। यस सर सही। अच्छा, तो मैं आपको ये कहना चाहता है कि आपसे हम पूछ सकते हैं कि शो ग्राफिकली हाउ प्रेशर ड्रॉप्स एज वी गो अप इन द एटमॉस्फेयर। तो आप ये चीज हमें ड्रा करके बता दें, तो ये सब चीजें भी शो कर लें। अच्छा, ये अगर आप हम कैलकुलेशन के लिए कह सकते हैं, हाँ एटमॉस्फेयर में 10 किलोमीटर पे कितना प्रेशर है, 20 पे कितना, 25 पे कितना, 40 पे कितना, ये हमारे पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसको बैरोमीटर फार्मूला कहते हैं, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। और वो ये बताता है कि आप किसी भी हाइट पे प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? फर्क अगर मैंने आपसे ये कहा कि आप 10,000 किलोमीटर ना, हाँ 1,000 किलोमीटर के क्या कहने क्या 10 किलोमीटर के हाइट पे हैं, तो मेरा मतलब है मैंने आपको एच दे दिया 10 किलोमीटर। किलोमीटर को आप उसमें कन्वर्ट कर ले मीटर में, तो 10,000 मीटर की मैं बात करूँ। What is the pressure and altitude of 10,000 मीटर? तो एच आप 10,000 मीटर रखें। What is the gravitation due to gravity? ये आपको मालूम है कि 9.81 है। अच्छा, what is R? It is gas constant 8.3. What is T? तो आपको हम टेम्परेचर देंगे कि 10,000 मीटर के बुलंदी पे टेम्परेचर कितना होता है, वो हम आपको देंगे, आप उसको कन्वर्ट करें केल्विन में। तो ये मालूम हुआ, ये मालूम हुआ, ये मालूम हुआ, ये मालूम हुआ, ये चीज मालूम नहीं है। दिस इज द मोलर मास ऑफ एयर। मोलर मास ऑफ एयर का मतलब ये है, जरा आप गौर से देखें कि एयर जो है रफली स्पीकिंग 21% जो है वो ऑक्सीजन है। तो इसको आप कहें 32 में जर दे रहे, और प्लस जो है ये 32 में जर दे, बल्कि ये देखें सर, ये परसेंटेज के लाभ से 0.21% ये है, और ये 0.78% जो है वो क्या है 28 नाइट्रोजन है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि एयर जो है बाय परसेंटेज 21% ऑक्सीजन है, जिसका 32 मॉलिक्यूलर मास है, ये 78% नाइट्रोजन जिसका मॉलिक्यूलर मास ये है। अगर आप इसको कंबाइन करें और कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 28.6 इसका मोलर मास बनता है। तो यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ पर पता चला मैंने कैसे कैलकुलेशन की? हेलो यस सर, सर यस सर, चला पता है। क्या हुआ सर जी? यस सर, ठीक है सर। अच्छा जी, सर ये तो 1 मोल एयर में का इतना वजन है? ये 1 मोल का एग्जैक्टली मोलर मास का मतलब है कि 1 मोल एयर अगर आप ले लें 1 ग्रेटर नंबर, तो इसका इतना वजन होगा। और वो भी किलोग्राम में आप लिखेंगे। ये याद रखें कि इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ में, ताकि 1 किलोग्राम हो जाए। ये ग्राम में है तो 1 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको पता चला, फिर इसका माइनस ले लें। और फिर ये जो है जी सर, और 1% वो किधर चला गया? वो भी पुट करेंगे ना सर, अर्गान वगैरह जो होते हैं। चले 1% वो भी पुट कर ले, तो ये कर लेते चले 0.1 और मल्टीप्लाइड बाय 40 होगी बात। हाँ यस सर। चले जी, तो ये भी साथ का कर लें। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये जो है असल में e⁻, ये मैं यूँ लिखना चाहता कि MGHRT
ये e टू द पावर है, तो ये e एक्सपी जो है ये e के लिए स्टैंड करता है। दिस होल थिंग इज द एक्सपोनेंट ऑफ दिस थिंग। और ये जो है ये प्रेशर है कराची में समंदर के किनारे पे, ये तकरीबन होता है कोई 10 टू द पावर 5 पैस्कल ये होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज द प्रेशर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 10 टन मीटर 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर 10,000 मीटर बन गए। ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी, ये सब चीज़ें मालूम हो गई। इसका एक्सपोनेंशियल आपने ले लिया और ये आपने ये भी लगा दिया, तो आपके पास ये चीज़ निकल आ जाएगी। ठीक है, अब ये तो छोटा सा न्यूमेरिकल हो सकता है, ये उल्टा भी हो सकता है कि गमा आपको ये दे दें और टेम्परेचर न दें, और आप से कहें कि इफ द प्रेशर आउटसाइड द प्लेन या एटमॉस्फेयर में इतना प्रेशर है और बाकी चीजें, तो आप बता दें कि बाहर टेम्परेचर कितना होगा, तो टेम्परेचर भी आपको पता होना चाहिए। जी जनाब। सर ये P0 है, ये हमने कहाँ पर प्रेशर लिए सर? ये जो P0 ये वाला ये मैंने आपको अभी बता दिया, लेकिन मैं आप सुन नहीं रहे सर। सुना, लेकिन ये मैंने सुना कि ये समंदर के ऊपर वाला जो प्रेशर होता है समंदर के किनारे पे, सी लेवल कराची में, सी लेवल कराची में। सर ये फार्मूला पेपर में आप देंगे कि हम याद करेंगे? आप याद करेंगे। अच्छा, ये अब आप देखें कि ये जो आपको आसमानी रंग का वो गोला नजर आता है, ये असल में अर्थ है, ये वाला। और आप अंदाजा करें कि जो मैंने लाइन ड्रा कर दी, ये अगर इसका डायमीटर है तो एक 13,600 किलोमीटर लंबा है। ये 13,600 किलोमीटर लंबा है। जबकि आप ये देखें, ये क्या चीज़ है, ये 50 किलोमीटर है। ये तो हमने कहा ना कि एटमॉस्फेयर 50 किलोमीटर है। तो अब दोनों को आप मुकाबला करें कि अर्थ कितना बड़ा है, और इसके इर्द गिर्द जो एक थिन लेयर है, वेरी थिन लेयर विच इज 50 किलोमीटर थिक, और वो इसके पीछे ये है, ये वाला ये जो आप देख रहे हैं, तो ये उसकी चीज़ है। ठीक है, तो इसी थिन एयर में आप अंदाजा करें कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, रेन बारिशें होती हैं, हमरे हैं, पहाड़ हैं, थंडरस्टॉर्म हैं, ये सब चीज़ें इसी पतली किस्म की पट्टी में होती रहती हैं। नॉर्मली अगर आप किसी से पूछें तो वो कहेगा कि ये अर्थ है और ये एटमॉस्फेयर है। ये गलत है, ये साइज के लिहाज से उल्टा है, ये बहुत छोटा है ये वाला, और ये तो बहुत बड़ा है। ये 13,600 किलोमीटर, ये 50 है। तो आप अंदाजा करें कि ये ठीक है या ये ठीक है, ये गलत है। ठीक है जी, तो मैं आगे चलता हूँ। ये जनाब किसी ने, अमेरिकियों ने प्लूटो का एटमॉस्फेयर जो है वो कर दिया। ये प्लूटो है डायमीटर, और ये इर्द गिर्द जो आपको बैंड नजर आता है, ये उसका एटमॉस्फेयर है। अच्छा, अब एक चीज आपको बताते हैं, वो ये है कि एटमॉस्फेयर में हम कहते हैं आर्गन है और नाइट्रोजन है, आखिरकार का मतलब ये होगा। तो अगर इसको जमा करें और तोल दें तो कितना किलोग्राम बन जाएगा? नंबर 1, क्या ये मुमकिन है कि आगे जमा करें और तोल दें? पहले ये नामुमकिन है। और इसके लिए बेहतर है कि हम कोई मैथमेटिकल फार्मूला निकाल के देखें। अगर आप ये देखें कि ये प्रेशर हैं डिफाइन करते हैं और एरिया, ये आम डेफिनेशन है। 4 मास नंबर एरिया, ये बिल्कुल कोई चीज है। मास में बाहर निकाल दिया, ये बन गया जिससे आप मास में कर सकते हैं। प्रेशर के लिए मीटर का इस्तेमाल किया, एरिया के अंदर 4πr स्क्वायर, ये 4πr कहाँ से आ गया? अब हम बता रहे हैं 4πr कहाँ से आ गया?
ये रेडियस है, ये रेडियस है। ये एरिया मैं बताता हूँ ना, ये रेडियस है आर्क का, और क्यों? अब अच्छा, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप मालूम है तो ये प्रेशर खड़ा चला और ये आपको पास दिया जाएगा। ये मैंने कहा था, ये एरिया आप और ये बता तो ये आना आता है। तब मामले से आप कहते हैं कि हाउ मच एयर इज सराउंडिंग और प्लैनेट, और ये तारा का वो एक्सपोनेंट है 10.80 किलोग्राम। ठीक है हम आप जब पूछ सकते हैं कि कम आप दे सकते हैं जनाब। सर स्टैंडर्ड प्रेशर को हमने सर किया है सर। तो क्या करते हैं कि चीज का ये उसका एक्सटेंशन निकाल किया जाता है सर लेकिन दो जगह पर नहीं दे सकते मसलन कहाँ पर जी सर और मेरा मतलब तो सर पहाड़ होता है, कभी होता है, और समंदर का करंट होता है। सही सर। ठीक है वापस मैंने चले जी। तो अभी तक हमने आपको क्या बता दिया, वो ये बता लीजिए जो आप कर देख रहे हैं। और मैंने बताया कि हम आपको समझे कि शो हाउ ग्राफ्स विद द एल्टीट्यूड आप देखिए ग्राफ बनाओगे ग्राफिकली। ये अगर आप ये पूछे शो ग्राफिकली हाउ टेम्परेचर चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर, तो आप देखेंगे कि ये मैं सबसे वाला ये बढ़ जा रहा है, ये बढ़ जा रहा है। तो सबसे यहाँ पे हो जाता है 290 का मतलब ये कि फर्स्ट का भी ले ले और तो ये गिरता है, और फिर यहाँ पे आ जाता है, यहाँ न्यूटन डाल लेता है, बढ़ता है। तो ये आपने न्यूटन ले लिया ऐसे की लगा करके एकदम ट्रोपोस्फेयर, तो ट्रोपोस्फेयर क्या है जहाँ पे टेम्परेचर न्यूटन ले लिया और डिक्रीजिंग यहाँ पर। अच्छा ये इंक्रीज करता है, एक न्यूटन ले लिया, ये न्यूटन ये डिफाइन करता है ये स्ट्रेटोस्फेयर ये वाला वो ट्रोपोस्फेयर ये स्ट्रेटोस्फेयर ये स्ट्रेटोस्फेयर यहाँ से यहाँ तक या वो खत्म होता है वो हो जाता है। तो अब मैं बताता हूँ हमारे बाप से पूछे कि हाउ इज स्ट्रेटोस्फेयर डिफाइंड, तो आप ये क्या वो कर लें और ये बता दें ये न्यूटन है, एक बार एक और न्यूटन आता है
लेकिन यहाँ पर कि ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये हम सिर्फ यहाँ तक रहेंगे। ये वाला 50 के और सब तक जैसे वो लेयर है, और ट्रोपोस्फेयर और एक स्ट्रेटोस्फेयर। तो व्हाट हैपेंस इन ट्रोपोस्फेयर हम रहते हैं, और व्हाट हैपेंस इन स्ट्रेटोस्फेयर ऊपर है, या गोल बात कम हुआ या ट्रांसपोर्टेशन में प्लेन से चलते हैं, 15 किलोमीटर जा सकते हैं। तो ये एक के बारे में। तो अब हम ये पूछ सकते हैं कि show the change in the temperature as we go up in the atmosphere, और 50 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब यहाँ पर ये कम से कम ये पहला वाला दिखाएं तो ये भी काफ़ी, ये वाला और ये मैंने आपको बता दिया कि ये इलाका जो ये वाला ये ट्रोपोस्फेयर है और ये दूसरा वाला स्ट्रेटोस्फेयर ये। तो हम देखेंगे कि इसमें एसोडेंट कैसे। जनाब, ट्रोपोस्फेयर में जो है ना वो टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा 230 केल्विन तक है, 290 केल्विन तक है ज्यादा से ज्यादा। नहीं, ज्यादा से ज्यादा जमीन की जो टेम्परेचर है वो 290 है तकरीबन, जमीन का जो टेम्परेचर है। और या आप ऊपर जा रहे हैं यूं, यहाँ पर आप 10 किलोमीटर ऊपर चले गए। सही है सर, ओके सही। यस। अच्छा, तो ये अब आप देखें जनाब। सर ये जो हम स्केल जो हमने लिया ये चेंज हम 10 के बाद लेंगे। क्या एक बार फिर बता दें, क्या पूछना चाहते हैं? ये जो मतलब ये जो हाइट का वो यू टर्न का जो ग्राफ है सर, ये हम 10 से गिनेंगे, मतलब ये ग्राफ ये वाला। यस सर, यस सर। ना, इसका हाइट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसका पता आप ये देखिए कि आप टेम्परेचर मेजर करें वो कम होता रहेगा। जब 215 तक वो गिर जाए उसके बाद ये उल्टा शुरू हो जाएगा बढ़ना। तो जहाँ पर इसका चेंज फ्रॉम डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग आता है, वो हाइट वो 10 किलोमीटर भी हो सकता है, वो 12 भी हो सकता है। जी। और सर ये जो यू टर्न है इस पर 275 होगा ऊपर। यस सर, इधर एग्जैक्टली ऊपर वाला ये टेम्परेचर बढ़ता हुआ देखो 215 से बढ़ता 275 चला गया, फिर वापस कम होना शुरू हो गया 274, 270, 260 इंच का कम होता रहेगा। ठीक है जी, ओके ठीक है जी। तो ये आगे चलते हैं हम। और अच्छा, अब हमने एक चीज़ आपको नहीं बताई, वो बता रहे हैं कि एयर जो है बाय वॉल्यूम ये 78% जो है ये नाइट्रोजन है, 20 या 21% ऑक्सीजन है, और वो तकरीबन 1% फिर आर्गन है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ये ड्राई एयर जिसमें कि नमी न हो। तो ये 4 चीज़ें हम कंसिडर करते हैं। ये आप याद रखें कि ये 4 चीज़ें हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा कम है लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ करता है। अच्छा, अब हमने एक चीज़ का जिक्र नहीं किया, वो ये कि हमने ये तो कहा कि एटमॉस्फेयर में प्रेशर चेंज होता है। जी सर ये पिछले वाले स्लाइड में सर इससे भी पिछले सर इसमें ये 50 किलोमीटर तक हम जब पहुंच जाते हैं सर तो उधर भी 0 सेंटीग्रेड आता है, और इधर नीचे सर ये 3 किलोमीटर पे भी 0 सेंटीग्रेड आ रहा है सर। तो इससे जब हम प्रेशर कैलकुलेट करेंगे सर तो प्रेशर फिर डिफरेंट आएगा, या इससे हम नहीं मेजर कर सकते सर? ये अब फिर बता दें क्या हुआ, जरा आराम से बता दें क्या हुआ। सर ये 50 किलोमीटर पे भी सर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है सर टेम्परेचर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ पर है 50 सर? ये 273 है ना सर, नीचे 273 से सर। ये वाला। हाँ अच्छा, सर ये सेंटीग्रेड क्या बात कर रहे हैं? हाँ सर, और नीचे भी सर यानी 0 है। ठीक है जी, 0 सेंटीग्रेड है। जी।
और नीचे सर 3 किलोमीटर पे भी सर 0 आ रहा है सर, तो ये तो सेम आ रहा है फिर प्रेशर। सबर करें, आराम आराम से बात करें ना। 3 किलोमीटर कहाँ पर है? 3 पे 0 कहाँ पर है? सर ये 10 और 0 के दरमियान सर, ये देखिए सर नीचे सर जरा को कर्सर है सर। ये वाला। हाँ सर यही वाला नीचे वाला। नहीं, मैं ये कहता हूँ, ये जरा सबर करें, चलो ये कर लें। यस अब सर। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर टेम्परेचर हमारा यहाँ है, यस सर। ये, और फिर इसका मतलब ये सौरभ। ये टेम्परेचर, ये टेम्परेचर। हाँ हाँ सर और ऊपर भी वही सेम है सर। ऊपर कहाँ पर? सर उधर सर आप लाइन जो आपने सर लगाया सर 0 डिग्री पे ऊपर भी सेम है। तो इसको डिस्कार्ड करें। एक मिनट में इसको जी जनाब एक बार फिर बता दें कि क्या हुआ। सर ये 50 किलोमीटर पे भी सर 0 आ रहा है सर ऊपर, ये जो तो क्या टेम्परेचर है। आपका मसला क्या है? हाँ, आपका मसला यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है। आप 50 नहीं कह रहे थे, आप तो कुछ 3 की बात कर रहे थे। चलो यहाँ हाँ भी सर ये एक मिनट, ये हाँ सर। एरो कंसिडर करें, इस एरो के इसी एंड पे भी वो टेम्परेचर जो इसी एंड पे है, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ सर यही सर। जी, तो क्या मसला क्या है आपका? तो सर जब उस प्रेशर वाले फार्मूले में हम पुट करेंगे सर इसको, तो इससे तो डिफरेंस आंसर आएगा ना सर। प्रेशर के लिहाज से तो हाँ जी सर। मुख्तलिफ होगा, पर जी मुख्तलिफ होगा। नहीं जी, मुख्तलिफ नहीं होगा। ओहो, अच्छा, ये है अपने प्रेशर का एम मुख्तलिफ होगा ये। हाँ सर एम मुख्तलिफ होगा सर। जी तकरीबन कांस्टेंट रहता है और हाइट भी मुख्तलिफ है हाँ सर और टेम्परेचर भी सेम होगा सर। और टेम्परेचर द सेम होगा, तो ठीक है। यानी एक पॉइंट पे एम कुछ है और एच कुछ है, दूसरे पे कुछ है और कुछ है, तो एक तो नहीं है ना। हाँ सर तो यस सर पता चला आपको? हाँ यानी सर। फर्क होना चाहिए ना। constant नहीं होगा। एक है यार, बात मेरी बात सुने। प्रेशर एक नहीं रहेगा ना, इसलिए प्रेशर एक नहीं रहेगा कि एक पॉइंट पे एम कुछ है, दूसरे पे कुछ है, एक पे एच कुछ है, दूसरे पे कुछ है, तो आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रेशर विल रिमेन द सेम? यस जी जनाब, सर, यस समझ आ गया सर। अब समझ आ गए? हाँ सर सर बिल्कुल ये सर। सर ना, तो दूसरा बंदा बात न करे जब तक वो पहला बंदा स्टॉप न करे। तो अब अगर पहला बंदा मुतमईन हो चुका है तो ठीक है, आगे चलते हैं। यस सर सर। सर जी, इस स्लाइड में मेरा भी क्वेश्चन है सर। जी सर ये हाइट के साथ एम कैसे चेंज होता है सर? जब मालिकूल करीब आते हैं तो सारी उसका कंपोजिशन बदलता है। सही। ये तो कंपोजिशन से हमने निकाला था ना। अगर कि आपकी बात में में आपके बाद में वजन है, ज्यादा फर्क नहीं आता कंपोजिशन में। हाँ सर एम तो कांस्टेंट नहीं होता सर। नहीं कांस्टेंट नहीं होता। मेरी जरा बात सुने, ये मिक्सचर है, लेकिन ये देखें, अगर आप मीथेन ले लें तो उसका कांस्टेंट होगा हर जगह पे। ये लेकिन सर। वो एक, अगर आप एक मिक्सचर ले लें तो वो डिपेंड करेगा कि मिक्सचर में कौन सी चीज़ ज़्यादा है, कौन सी चीज़ कम है। ये सर। तो मैं ये कहता हूँ कि 20 ऑक्सीजन 21 और नाइट्रोजन 78 हमेशा रहता है, ऊपर भी नीचे भी। ये सर। थोड़ा बहुत फर्क होता है, लेकिन वो जो मैं कह रहा था, मेरे ये ख्याल में सर। एम में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, ये एच सर। एच में ज़्यादा फर्क आता है। ये मैं सर आपको एम को हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं सर। बिल्कुल जबरदस्त, आपने बहुत खूबसूरत बात आपने कर दी। अब मैं दूसरे नंबर का जो मैं जवाब दे रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पर और यहाँ पर टेम्परेचर तो एक है, लेकिन प्रेशर इसलिए मुख्तलिफ होगा कि यहाँ पर आप अंदाजा करें, आप यहाँ पर 50 किलोमीटर है
उसको ज़रा दे तो 50,000 मीटर बनता है, और जबकि यहाँ पर ये 0 बनता है या 1 किलोमीटर बनता है। चले, तो प्रेशर में तो फर्क होगा ना। हाँ यस सर सर समझ आ ठीक गया। है ना। तो एम Yes, एम sir. को ज्यादा सीरियस, एम को ज्यादा सीरियस न ले, एच को सीरियस ले लें। हाँ सर एम तो वैसे भी एयर है सर, तो एयर तो वही कंपोजिशन रहता है ना एयर का सर। ये तो बहुत मुश्किल, अप्रॉक्सीमेटली द सेम रहता है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं, लेकिन यस सर बराबर रहता है। यस सर। चले जी, अब मैं आपको अब बताने वाला हूँ कि एटमॉस्फेयर में एक तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन वगैरह है, लेकिन एक और चीज़ है जो कि बाहर से दाखिल होती है, और वो है सन से जब शुआएं निकलती हैं तो हमारी तरफ आती हैं और आखिरकार हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाती हैं। ये शुआएं जो हैं ये असल में एनर्जी पैकेट्स हैं जिसको हम फोटोन कहते हैं। इसका वेवलेंथ होता है, इसका स्पीड होता है, इसका फ्रीक्वेंसी होती है इसकी। तो अब आप गौर करें कि अगर फ़र्क एक फोटोन सन से निकल पड़ा और ट्रेवल करते करते हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल हो गया और हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के मालिक्यूल हैं, फ़र्ज करें वो फोटोन ऑक्सीजन के मालिक्यूल के साथ टक्कर गया, क्योंकि ये दो पार्टिकल्स हैं, एक एनर्जी का पार्टिकल है पैकेट और एक मॉलिक्यूल है O2। अगर ये दो टकरा गए तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि दो ऑक्सीजन एटम के दरमियान जो बॉन्ड है वो टूट जाता है और दो एटम बन जाते हैं। तो गोया हमने क्या किया कि हमने मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को दो एटम में कन्वर्ट कर दिया। इसको कहते हैं फोटोलाइसिस, यानी फोटोन के जगह के थ्रू हमने बॉन्ड को तोड़ दिया। तो ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो ये है ऊपर जो है, मैं पता है ये यहाँ पर देखें, ये सोलर रेडिएशन प्रोड्यूसिंग फ्री रेडिकल। तो मैं इसकी बात आप करना चाहता हूँ कि जो सन के रेडिएशन आती हैं वो